नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों ही डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो शाम 4:30 बजे यह अहम बैठक रखी गई है। तो 5KD पर यह बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। तो लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो शाम 4:30 बजे ये बैठक होने वाली है। बैठक काफी ज्यादा अहम बताई जा रही है, क्योंकि इसमें आगामी चुनावों को लेकर जो नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं और साथ ही जो 2024 के चुनाव है उसके मद्देनजर इस बैठक को रखा गया है। तो कई रणनीतियां तैयार की जाएगी, कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा, कई बातों पर मंथन होगा, सबकी एक एक करके जो है बात सुनी जाएगी। तो ये अहम बैठक बताई जा रही है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अखंड, आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है, कितनी खास ये बैठक? देखिए, ये कोर कमेटी की बैठक नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर की जा रही है, क्योंकि आज इसके पहले भी बीजेपी में लगातार बैठकें चली हैं और इस समय बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह वो और भूपेंद्र चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, ये दोनों लोग इसमें मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के साथ ये बैठक होनी है और ये बैठक 4 बजे होनी है मुख्यमंत्री आवास में। उस बैठक में ये तय होना है कि प्रत्याशियों को लेकर कैसे चयन किया जाना है, क्या कुछ मुद्दे रहने हैं, उन पे एक चर्चा हो सकती है। इसके अलावा संगठन और सरकार के बीच में जो आपसी तालमेल है वो किस तरीके से रहने वाला है, इसके पहले क्या कुछ कौन कौन प्रचारक हो सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि जो संगठन और सरकार के सामंजस्य के साथ तय होनी बाकी रह जाती हैं। तो उसको लेके आज मुख्यमंत्री उस पर आखिरी मोहर लगा सकते हैं या उस पर मंत्रणा कर सकते हैं। मंत्रणा के बाद ही इस पर आखिरी मोहर लगेगी, तो मंत्रणा आज उसी को लेके होगी। तो अखंड, क्या कहा जाए कि प्रत्याशियों की योग्यता पर भी आज बात हो सकती है और कई नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती है? देखिए, जिम्मेदारियां सौंपने जैसी बात मुख्यमंत्री ऑफिस या मुख्यमंत्री का जो कार्यालय होता है वो नहीं होता है, उसके लिए ये तय नहीं होता है कि यहाँ पे ये सारी चीजें तय होंगी। हाँ, सरकार और संगठन के बीच में जो सामंजस्य है उस सामंजस्य को लेके चर्चा होती है। उसमें अगर संगठन की कोई अपेक्षा होती है तो वो सरकार को अवगत कराया जाता है, यानी मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाता है और मुख्यमंत्री फिर उसके मुताबिक अपने मातहतों को वो डिसीजन सुनाते हैं या फिर उस पर निर्णय या निर्देश देते हैं। ये प्रक्रिया होती है। चूंकि संगठन के से जुड़े हुए जितने भी मसले होते हैं, संगठन से सारे मसले संगठन के ही कार्यालयों में उसको सुलझाया जाता है या फिर उस पर निर्णय लिया जाता है। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो मुख्यमंत्री को भी अगर संज्ञान में लेना है तो निश्चित तौर पर उनकी राय जानी जा सकती है, उनसे पूछा जा सकता है या उनसे कुछ जो आपसी जो सलाह का मसला होता है, मशवरे का मसला होता है, वो जरूर आपसी सलाह मशवरे से तय किया जाता है। लेकिन संगठन अपने फैसले बिल्कुल निजी तरीके से लेता है और सरकार अपने फैसले बिल्कुल निजी तरीके से लेती है। तो अखंड, आज क्योंकि नगर निकाय के चुनाव भी जल्द ही होने वाले हैं, तो क्या रणनीतियां भी तैयार की जा सकती है इस पर कि जो चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है उन पर कैसे विजय प्राप्त की जा सके? निश्चित तौर पर संगठन अपनी तैयारियां पहले से लगातार कर रहा है, लगातार वो फीडबैक ले रहा है, वो अलग अलग तरीके से इनपुट्स लेता है। जो सर्वे रिपोर्ट, इंटरनल सर्वे रिपोर्ट जो होती है वो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट होती है। इसके अलावा जो बूथ लेवल कार्यकर्ता होता है उस तक से यानी पन्ना प्रमुख और जो नोडल अधिकारी जो विधानसभा वार होता है, निकायों का होता है, उन सभी से वार्ड मेंबर जो होता है, सबकी एक प्रभारी जो होता है, तो उन सभी से एक राय ली जाती है, सबका इनपुट लिया जाता है। फिर उसके बाद मंत्रणा कई चरणों की होती है, कई चरणों में स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद जाके कहीं पार्टी किसी प्रत्याशी का चयन करती है। तो ऐसी स्थितियां लगातार बनी हुई हैं और बीजेपी 24/7 और 12 मंथ्स अगर यूं कहा जाए कि वो चुनावी मोड में होती है तो वो ज्यादा मुनासिब होगा। बीजेपी अपने काम लगातार कर रही है और ये इनपुट्स लेके वो एक बार सरकार के साथ जरूर बैठती है। किसी खास मसले पे अगर पार्टी की कोई अपेक्षा होती है, किसी पार्टी कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि सरकार इस मसले
पे अगर बेहतर काम करे तो और ज्यादा बेहतर कल्याणकारी सरकार की छवि हो सकती है। तो वो इनपुट भी संगठन सरकार के पास तक पहुंचाता है, और मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री आवास जो होता है इन सारी चीजों के लिए सबसे मुफीद जगह होता है, जिसमें मुख्यमंत्री आराम से सिर्फ संगठन का समय वो सुनिश्चित करते हैं। तो आज दिन में मुख्यमंत्री का और कोई कार्यक्रम नहीं है, ये इसी कार्यक्रम को आज संपादित करेंगे। फिर शाम को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जरूर है, जो तमाम देशों में तैनात देश के राजदूत हैं, उन सभी राजदूतों से आज उनकी मुलाकात होनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए अखंड। तो वहीं हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को विसर्जित कर दिया जाएगा। तो अस्थि कलश लेकर गंगा घाट पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो पूरे परिवार के साथ वो गंगा घाट पहुंचेंगे और आज स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को विसर्जित कर दिया जाएगा। तो अखिलेश शिवपाल समेत अन्य परिजन भी मौजूद रहेंगे। तो नेता भी इसमें मौजूद रहने वाले, तो कई नेता इसमें जुड़ेंगे, तो संत भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो संतों के द्वारा भी आज श्रद्धांजलि दी जा सकती है। तो हरिद्वार के नमामि गंगे घाट और चंडी घाट पर अस्थि विसर्जन किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाकी। तो हरिद्वार के नमामि गंगे घाट और चंडी घाट पर आज अस्थि विसर्जन किया जाएगा। तो अखिलेश यादव परिजनों के साथ अस्थि विसर्जन करने वाले हैं। तो हरिद्वार से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। आज स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन हो जाएगा। तो अस्थि कलश लेकर गंगा घाट पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो अखिलेश शिवपाल समेत अन्य परिवारजन भी मौजूद रहेंगे। वहीं पंजाब से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जीरो बिल आने से लोगों में खुशी की लहर है। तो जीरो बिल के आने से अब लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। तो पंजाब से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर लोगों के बिल जब जीरो आए तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। तो महिलाओं ने नाच गाना गाकर मान सरकार का धन्यवाद किया है। पंजाब में इस बार 50 लाख से भी ज्यादा खपतकारों का बिल जीरो आया है। तो पंजाब में लगभग 72 लाख घरेलू खपतकार, लगभग 70% लोगों का बिल जीरो आया है। यानी कि जो वादा किया था वो निभाया गया है, क्योंकि बिजली को लेकर जो वादा हुआ था वो निभा लिया गया है। तो पंजाब से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जीरो बिल आने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो फ्री बिजली का जो वादा किया गया था इलेक्शन के समय पर, वो मान सरकार ने चुका दिया है, वो वादा निभा लिया गया है। तो पंजाब से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जीरो बिल आने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो महिलाओं ने नाच गाना गाकर मान सरकार का धन्यवाद किया है। पंजाब में इस बार 50 लाख से भी ज्यादा खपतकारों का बिल जीरो आया है। तो काफी बड़ी संख्या है, 50 लाख से भी ज्यादा खपतकारों का बिल जीरो आया है। तो पंजाब में लगभग 72 लाख घरेलू खपतकार है। तो लगभग 70% लोगों का बिल जीरो आया है। यानी कि 72 लाख घरेलू खपतकारों में से 70% लोगों का बिल जीरो आया है, जिसके बाद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सभी लोग मान सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं। तो पंजाब इलेक्शन के टाइम पे जो फ्री बिजली का वादा किया था वो मान सरकार ने निभाया है। तो जीरो बिल आया है। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव को लेकर आज रांची में भी वोटिंग शुरू हो गई है। तो झारखंड में 319 डेलीगेट्स मतदान करेंगे। तो कांग्रेस भवन में चल रहे वोटिंग में सदस्य अपना मतदान दे रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। तो मतदान पत्र के माध्यम से वोट दिए जा रहे हैं। तो दिल्ली से निर्वाचन पदाधिकारियों के रूप में प्रकाश जोशी रांची में मतदान कराने का काम कर रहे हैं। तो दिन के 4 बजे तक मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर सकेंगे। तो मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर सकेंगे। तो मतों की गिनती 19 अक्टूबर को दिल्ली में होगी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए राकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तो राकेश, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव को लेकर आज रांची में भी वोटिंग शुरू हो गई है, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, सुबह से ही गहमा गहमी है कांग्रेस भवन में और साफ तौर पे देखा जा रहा है कि तमाम जो लोग पहुंच रहे हैं अपने अपने गुट की भी बात कर रहे हैं और साथ साथ अब वोट तेजी से देने की कोशिश कर रहे हैं। 319 लोग यहाँ पे वोट देंगे और इस वोट कराने के लिए दिल्ली से एक टीम आई हुई है
और वो पूरी टीम यहाँ सक्रियता के साथ काम कर रही है। दिन के 4 बजे तक वोटिंग होना है, तो तमाम जो राज्य के बड़े नेता हैं वे पहुंच रहे हैं और हो सकता है कि थोड़ी देर में इससे पता चल पाएगा कि क्या रुझान सामने आ रहा है। जी लेकिन राकेश, जब लाइनें लगती है और जब चर्चाएं होती है तो नाम भी सामने आता है, तो अभी तक किन के नाम सामने आए हैं, क्या कुछ कह रहा है वोटिंग का? देखिए, अभी तक जो समझ में आ रहा है, जो वोट पड़े हैं उसमें हालांकि अभी परसेंटेज अभी नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे ज्यादा वोटिंग हो रही है और कहीं न कहीं उनके नाम को लेकर ज्यादा पहले से भी यहाँ प्रचार प्रसार किए जाते थे और अब जाकर जब वोटिंग हो रही है तो उनके नाम पे सहमति बनती दिखाई पड़ रही है। तो कितने मतदाता आज मतदान करने वाले हैं राकेश? राज्य से 319 मतदाता होंगे जो आज अपना वोट देंगे और फिलहाल कई बड़े नेता हैं जो आने बाकी हैं यहाँ पे और हो सकता है कि थोड़ी देर में और पता चल पाएगा कि बाकी जगहों से क्या क्या रुझान आता है, क्योंकि अन्य राज्यों के से भी चर्चा चल रही है, बातचीत की क्या कुछ चल रहा है, तो यहाँ उसी के आधार पे दूसरे पहर का मतदान को तेज किया जा सकेगा। जी, तो मतों की गिनती की अगर बात की जाए तो कब वो शुरू हो जाएंगी? देखिए, गिनती की बात है जहाँ तक, तो 19 तारीख को गिनती होनी है और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली में सारे मत पेटियां चली जाएंगी और वहाँ पे फिर उसकी काउंटिंग कराई जाएगी और उसके बाद से परिणाम सामने आएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। 319 कुल मतदाता हैं जो आज वोट डालेंगे और उन सबको पहचान पत्र दिए गए हैं, उनके माध्यम से वो वोट डालेंगे। अब 2 बूथ यहाँ बनाए गए हैं, दोनों बूथ में अभी 10 बजे से मतदान शुरू हुआ था और 4 बजे तक मतदान का 300। तो वहीं आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी सुल्तानपुर के दौरे पर हैं। तो मेनका गांधी सुबह 10:30 बजे नगर के सिविल लाइन स्थित PWD गेस्ट हाउस पहुंची, तो जहां वो PMGSY और RES विभाग के लगभग 90 करोड़ लागत की 107 किलोमीटर लंबी कई सड़कों का शिलान्यास करने वाली है। यानी कि आज सुल्तानपुर के लोगों के लिए काफी ज्यादा अहम है दिन, क्योंकि आज काफी बड़ा तोहफा मेनका गांधी आज उन्हें देने वाली है। तो मेनका गांधी का सुल्तानपुर का दौरा है तो काफी बड़े तोहफे वो लेके आई हैं, तो कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाली है वो। तो 90 करोड़ की लागत की सड़कों का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं सिद्धार्थनगर में बाढ़ का असर देखने को मिला है, तो लगभग हर साल ही देखने को मिलता है, लेकिन इस साल आए बाढ़ के मामलों में लगभग 50 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। तो जनपद की 2 प्रमुख नदियां अपना राप्ती और बूढ़ी राप्ती अपने उफान पर है, जिससे कई तटबंध टूट चुके हैं। तटबंधों के टूटने से जनपद के लगभग 400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसमें लगभग 150 गांव टापू बन चुके हैं पूरी तरह से। तो बाढ़ पीड़ितों को लेकर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, हर संभव मदद दी जा रही है, जिसके क्रम में डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने टावा के विधानसभा के इमेलिया लमुहिया और बसंतपुर में लोगों को राहत सामग्री वितरित की है। सांसद के साथ मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार, उप जिलाधिकारी विकास कश्यप और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर के इस बार चाहे इमिलिया का लमुहिया का हो, वो भी उस तटबंध में क्यों रिसाव हुआ, क्योंकि इस बार जो पानी का दबाव आया, कई जगह हमारे तटबंध कटे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशासन, योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने कहा था सरकार खड़ी है, वाकई खड़ी। 11 तारीख से जहां आज हम लोग गए थे, इमिलिया लमुहिया बसंतपुर, लगातार दोनों वक्त पूड़ी सब्जी लंच पैकेट बना बना के हमारा प्रशासन दे रहा है। आज हम लोग गए थे संगठन की तरफ से, सबको लाई दिया, चना दिया, पानी दिया। वही बुलंदशहर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, तेज रफ्तार का जहां पर कहर देखने को मिला है। तो बुलंदशहर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो रोडवेज बस ट्रैक्टर ट्रॉली से जाकर टकरा गई, तो खाई में पलट गई है। तो हादसे में रोडवेज बस के ड्राइवर की मौत हो गई है। तो बस में लगभग 30 यात्री सवार थे, तो 6 से 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। तो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गए हैं। वहीं जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के सिवाली का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो वही अमरोहा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, दुकान पर सामान खरीदने को लेकर यह विवाद हुआ है। तो अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दुकान पर सामान खरीदने को लेकर विवाद हो गया, तो जमकर मारपीट भी हुई है और फायरिंग तक की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सामान खरीदने को लेकर जब विवाद हुआ तो जमकर मारपीट हुई और यहां तक की फायरिंग भी की गई है। तो फायरिंग की सूचना से अब हड़कंप मच गया है, तो मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। तो आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव नगला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दुकान पर सामान खरीदने गए लोगों में विवाद हुआ, जमकर मारपीट हुई, लेकिन बात फायरिंग तक पहुंच गई। तो फायरिंग भी हुई है, तो फायरिंग की सूचना से अब हड़कंप मच गया है इलाके में। तो पुलिस भी अब मौके पर पहुंच गई है और जांच पड़ताल में जुट गई है। तो आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव नगला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमरोहा से, आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव की है ये नगला की तस्वीरें हैं, जहां पे ये पूरा मामला हुआ है। यानी कि सामान खरीदने पर एक छोटा सा विवाद हुआ और वो मारपीट में तब्दील हुआ, फिर वहां पर गोलियां तक चल गई, फायरिंग तक हो गई। तो फायरिंग की सूचना से हड़कंप मच गया है। तो मौके पर अब पुलिस भी पहुंच गई है और अब पूरी घटना की अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो वही कन्नौज में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सीएम ने 2 मंत्रियों को भेजा है, जिसमें वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार और श्रम एवं सेवा योजन समन्वय विभाग मंत्री अनिल राजभर कासिमपुर गांव पहुंचे हैं। मंत्रियों ने बाढ़ पीड़ितों को राहत किट बांटी है यहां पहुंचकर। तो यहां साथ ही गांव में जल्द ही तटबंध बनवाने और उच्चीकृत संपर्क मार्ग बनवाने का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बैठक की थी। अधिकारियों को निर्देशित किया गया था, मंत्रियों को निर्देशित किया गया था कि वो जगह जगह जाकर जहां पर भी जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर अधिकारी भी जाए और मंत्री भी जाए और जिन पीड़ितों से वो मिल रहे हैं उनको राहत सामग्री भी बांटे। तो पीड़ितों के उन्होंने पीड़ा सुनने के भी निर्देश दिए थे। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 मंत्री कन्नौज पहुंचे हैं, गांव में जाकर उन्होंने राहत सामग्री बांटी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो मंत्रियों ने राहत सामग्री बांटने के साथ ही वहां के लोगों से बातचीत की, उनकी पीड़ा जानने की कोशिश की। साथ ही गांव में जल्द ही तटबंध बनवाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है और उच्चीकृत संपर्क मार्ग बनवाने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। तो कन्नौज से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ग्रस्त इलाकों का उन्होंने निरीक्षण किया है। तो योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले बैठक में भी ये निर्देशित कर दिया था सभी मंत्रियों को कि सभी मंत्री जाकर वहां पर बाढ़ग्रस्त जितने भी इलाके हैं वहां का हवाई सर्वेक्षण भी करें, स्थलीय निरीक्षण भी करें, लोगों से बातचीत भी करें, जो राहत कैंप है उसका भी निरीक्षण किया जाए, क्या कुछ वहां पर सुविधाएं दी जा रही है। तो आज वो लोग पहुंचे कन्नौज में और आज राहत सामग्री बांटी गई है। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 बच्चों का एक साथ गायब होने का ये पूरा मामला था। कुछ ही समय पहले हमने आपको बड़ी खबर बताई थी, जहां पर 3 बच्चे एक साथ गायब हो गए थे। तो तीनों बच्चों को नाव से बरामद कर लिया गया है। तो आपको कुछ ही समय पहले हमने बड़ी खबर बताई थी, जहां पर तीनों बच्चे एक साथ खेलते खेलते गायब हो गए थे। तो वही आपको बड़ी खबर ये बता दें, बड़ी अपडेट ये बता दें कि तीनों बच्चों को नाव से बरामद कर लिया गया। तो नाव रामलीला मैदान से तीनों ही बच्चों को बरामद किया गया है। तो बच्चों के परिजनों को अब कॉल भी कर दिया गया है और नाव में होने की बात बताई गई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, अभी हमने कुछ समय पहले ये बताया था कि 3 बच्चे गायब हो गए हैं, खेलते खेलते बच्चे गायब हो गए और अब उन्नाव में मिले हैं। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला है वो कानपुर के जूही थाना क्षेत्र का है, जहां पर ये पूरा मामला कल का है, जब 3 बच्चे अचानक घर के पास ही खेल रहे होते हैं और तीनों अचानक से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि लगातार जो एक बच्चा चोरी घटनाएं हैं वो सामने आ रही थी और इसी को लेकर जो परिजन थे वो परेशान थे। हालांकि काफी देर तक वो उन लोगों ने आसपास ढूंढा, जब नहीं मिले तो वो लोग पुलिस के पास गए। हालांकि इस पूरे मामले को पुलिस ने भी काफी जो है संजीदगी से लिया। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बच्चे उन्नाव तक पहुंचे कैसे, कौन इन्हें लेके आया है, किस हालात में बच्चे मिले हैं?
जी देखिए, जो आपको बता दें कि जहां पर ये बच्चे बरामद हुए हैं उन्नाव में, वहां पर बताया जा रहा है कि रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था और वही उसी को देखने के लिए बच्चे वहां पर पहुंचे थे। हालांकि अभी यहाँ पर कानपुर में कुछ ही देर में इस पूरे मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, उसी तो में जानकारी हो तीनों बच्चों की उम्र कितनी बताई जा रही है? ये तीनों बच्चे जो भी हैं वो 8 और 10 और 11 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं, जिसमें कि जो लड़की है उसकी उम्र 11 साल बताई जा रही है, जो लड़का है वो 10 साल का और एक जो दूसरा लड़का है वो 8 साल का है। तो ये तीनों बच्चे खुद से ही रामलीला मैदान में पहुंच गए थे या फिर इन्हें कोई लेके आया था? जी फिलहाल अभी सुबह परिजनों के पास फोन आया था कि ये जो बच्ची है उसने फोन किया था कि वो उन्नाव में वहाँ रामलीला ग्राउंड में है और वहाँ पर फंसी हुई है और घर नहीं आ पा रही। इसके बाद यहाँ पर पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस परिजनों को लेकर वहाँ पर पहुंची है और बच्चों को सकुशल बरामद किया है। लेकिन अभी ये उन्नाव कैसे पहुंचे थे, क्योंकि अभी कुछ ही देर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, प्रेस ब्रीफ के बाद ही जानकारी सारी सामने आ पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 बच्चों का एक साथ गायब होने का ये मामला सामने आया था। तीनों ही बच्चे खेलते खेलते गायब हो गए थे, तो तीनों बच्चों को अब उन्नाव से बरामद कर लिया गया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, तीनों ही बच्चे मिल गए हैं और उन्हें उन्नाव से बरामद किया गया है। तो तीनों ही बच्चों को उन्नाव से बरामद कर लिया गया है। तो इससे पहले हमने आपको खबर बताई थी जहां पर तीनों ही बच्चे खेलते खेलते गायब हो गए थे, वहीं पर हमारे संवाददाता ने जिस तरह से बताया कि रामलीला मैदान में ये बच्चे पाए गए थे। 8 से 10 साल के बीच की इनकी उम्र है, तो रामलीला मैदान में पाए गए हैं, उन्नाव में पाए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कैसे पहुंचे, किसने पहुंचाया, किसके द्वारा पहुंचे हैं, तो ये अभी भी सवाल ही बने हुए हैं। पुलिस लगातार जांच कर रही है, जांच कमेटी बैठा दी गई है कि कौन आखिर, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले आ गए हैं जब बच्चा चोरी की घटनाएं सामने आई है। इससे पहले भी 3 बच्चे और थे जो गायब हो गए थे, जिनकी हत्या का मामला सामने आया था। वहीं पर अचानक से 3 और बच्चे गायब हो गए, वो भी खेलते खेलते, और जब उनकी तलाश की गई तो वो उन्नाव में पाए गए। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि कौन उन्हें वहां तक लेके गया, क्या जो लेके गया उसका मकसद क्या था, क्या ये खुद से ही गए हैं रामलीला मैदान में, क्या रामलीला मैदान में ये लोग रामलीला देखने गए थे, या फिर जब पता चला जो चोर था जो इनको लेके जा रहा था, तो जब उसे पता चला कि पुलिस की टीम गठित कर दी गई है तो उसने वहां पर उसे छोड़ दिया। तो कई सवाल पीछे छोड़ के चला गया है। तो वहीं पर अब पुलिस भी इस पर जांच कर रही है कि आखिर कि बच्चे वहां तक पहुंचे कैसे, और जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। पुलिस भी अब अलर्ट हो गई है, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई मामले आए थे जिससे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ गए थे, कामकाज पर सवाल उठ गए थे। तो वहीं अब बड़ी खबर आपको बता दें कि तीनों बच्चे जो गायब हो गए थे वो अब उन्नाव में मिल गए हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।